इसको ज़रा इस तरह कर। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, here is कुमैल हैदर एंड वेलकम टू campus.pk। जी बच्चे, कैसे हो बच्चे? सारे ठीक हैं? हाँ जी, एक मिनट बेटा, एक मिनट। अच्छा बच्चे, तो लास्ट टाइम हमने शुरू किया था, दैट वाज अबाउट केमिकल इक्विलिब्रियम। ठीक है बच्चे, आज हम स्टार्ट करेंगे। चैप्टर का नाम है बेटा चैप्टर नंबर 9, दैट इज सोल्यूशन। चैप्टर नंबर 9, ठीक है बच्चे, चैप्टर का नाम है सोल्यूशन। इसमें हम कुछ मेजर जो पार्ट्स है जो डिस्कस करेंगे, या कुछ जो इम्पोर्टेंट है पेपर के हवाले से, ठीक है बच्चे, वो हम डिस्कस करेंगे इसमें। इसमें हम कुछ टॉपिक्स को मैं वैसे यहाँ पे बता देता हूँ, उसके बाद आपके सामने स्लाइड्स जो हो जाएंगे और फिर हम स्लाइड्स के थ्रू डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चे, क्योंकि आपका जो फिज़िकल केमिस्ट्री का जो क्वेश्चन है इसमें तकरीबन इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आएगा और लास्ट में रिएक्शन काइनेटिक्स। ठीक है, और ज़्यादातर आपके जो ऑर्गेनिक पोर्शन है, ऑब्वियसली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कंपेयर टू फिजिकल एंड इनऑर्गेनिक। आते तो इनमें से भी क्वेश्चन भी है, लेकिन जो मैक्सिमम क्वेश्चन है वो कहाँ से आएगा बेटा? वो आएगा आपका फ्रॉम ऑर्गेनिक पोर्शन, और बाकी फिजिकल और इनऑर्गेनिक मिला के आपका कम जो है वो सिलेबस। ठीक है बच्चे, तो आपका जब ऑर्गेनिक स्टार्ट हो जाएंगे, हम ऑर्गेनिक के भी इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि आपके 28-29 तक आपका ये सिलेबस खत्म हो जाए, क्योंकि आपका पेपर है वो मेरा ख्याल है 3-4 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है, 3, 4, 5, 6 अगस्त तक आपका पेपर चल रहा है। तो 28 तक हमने उनको जस्ट एक दफ़ा गो थ्रू करना है, और कुछ आपको MCQs भी मैं प्रोवाइड करूँगा। अभी आपका जो ही फिज़िकल केमिस्ट्री ख़त्म हो जाएगा बेटा, तो मैं आपको तमाम चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 11 तक के लिए एक MCQs मैं आपको प्रोवाइड करूँगा, तकरीबन अबाउट 100 MCQs जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट और पेपर के हवाले से पास पेपर को मैं कवर करूँगा, और उसको एक आंसर की के साथ मैं आपको प्रोवाइड करूँगा। उसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना बेटा, ठीक है, जो आपका चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 11 तक होगा। और बाकी जो रिमेनिंग पोर्शन है ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक का, उनका भी हम इसी तरह करेंगे। ऑर्गेनिक को भी जल्दी ख़त्म करेंगे, इसके बाद इनऑर्गेनिक को, और दोनों का अलग अलग 100 MCQs में आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs बना के मैं आपसे शेयर करूँगा। आप उसी MCQs की अच्छी तरह प्रैक्टिस करें इंशाल्लाह बेटा। आई होप सो कि आपका जो पेपर होगा ई-कैट का केमिस्ट्री का पोर्शन अच्छा होगा। ठीक है, तो जब ये फिज़िकल केमिस्ट्री ख़त्म हो जाएंगे तो उसके बाद मैं पहले फिज़िकल केमिस्ट्री का आपको दूंगा, इसके बाद फिर ऑर्गेनिक का, इसके बाद फिर इनऑर्गेनिक का। ठीक है बच्चे, ज़रा एक मिनट बेटा, मैं ज़रा ये स्लाइड को ज़रा देखता हूँ। बैकग्राउंड नॉइस आ रहा है बेटा जी। वालेकुम सलाम बेटा, अच्छा बैकग्राउंड नॉइस में ज़रा चेक करता हूँ बेटा ज़रा। ठीक है बच्चे, जस्ट एक मिनट ज़रा वेट करना ज़रा आप लोग। अच्छा जी, तो सबसे पहले मुझे बताया बेटा कि सॉल्यूशंस के बारे में आप लोग क्या जानते हैं? व्हाट इज सॉल्यूशन? जी बच्चे, सॉल्यूशन किसे कहेंगे बेटा? हाँ जी, जल्दी से बताया मुझे, व्हाट इज सॉल्यूशन? जी बताओ बच्चे, सॉल्यूशन किसे कहेंगे? हाँ जी बच्चे, आवाज़ आ रही है आपको मेरी? हाँ जी बोलो बेटा ज़रा, व्हाट इज सॉल्यूशन किसे कहेंगे? बेटा देखें, याद रखिएगा कि आपके पास जो सॉल्यूशन है, उसको पहले मैं ज़रा स्लाइड बोर्ड पे ज़रा मैं आपको ज़रा समझा देता हूँ, उसके बाद फिर हम अपने जो स्लाइड्स यहाँ पे मैं प्रिपेयर किया हुआ उसको मैं शो करूँगा। ठीक है बच्चे, सॉल्यूशन याद रखिएगा बेटा, आपके पास फॉर एग्जांपल एक कंटेनर है, इस कंटेनर के अंदर आपके फॉर एग्जांपल आपके पास एक सॉल्वेंट है और एक आपके पास सॉल्यूट है।
ठीक है बच्चे, सल्यूट और सॉल्वेंट दोनों का हमने इसके अंदर ऐड किया हुआ है। फॉर एग्जांपल सल्यूट आपके पास कोई भी सॉलिड हो सकता है या लिक्विड हो सकता है बेटा, और साथ में हमने यहाँ पे कोई सॉल्वेंट ऐड किया हुआ है। जब आपके पास ये होमोजीनस कंपोजिशन बनाएंगे तो दैट कंपोजिशन इज नाउन एज सोल्यूशन। इसको हम क्या कहेंगे? होमोजीनस मिक्सचर ऑफ टू और मोर कंपोनेंट्स, दो या दो से ज्यादा कंपोनेंट्स अगर हमारे पास होमोजेनाइज्ड हो, ठीक है बेटा, होमोजेनाइज्ड हो, नहीं बेटा आप सोल्यूशन इज कंपोज्ड ऑफ टू सब्सटेंस, नहीं बेटा आपके पास दो से ज्यादा सब्सटेंस भी हो सकते हैं, दो से ज्यादा कंपोनेंट्स भी हो सकते हैं। तो सॉल्यूशन को हम डिफाइन कैसे करेंगे बेटा? अ होमोजेनस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस, दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस का होमोजेनस मिक्सचर। ये बात आपने याद रखनी है कि इसमें जो वर्ड है होमोजेनस का, तो हम बात कर रहे थे कि सॉल्यूशन क्या चीज है बेटा? सॉल्यूशन इज द मिक्सचर ऑफ या होमोजेनस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस, ठीक है। और आपके पास सॉल्यूशन में जरूरी नहीं है कि आपके पास सल्यूट और सॉल्वेंट दोनों एक ही फेस में हो सकता है कि भाई आपके पास सल्यूट सॉलिड हो, लिक्विड सॉल्वेंट हो सकता है बेटा आपके पास लिक्विड भी सल्यूट हो और सॉल्वेंट भी सल्यूट हो, ठीक है। और सल्यूट और सॉल्वेंट दोनों सॉलिड भी हो सकते हैं, ठीक है बच्चे। ये सारी चीज़ें हम अभी पढ़ेंगे थोड़ी देर बाद, ठीक है, टाइप्स ऑफ द सॉल्यूशन में। तो आपके सामने स्क्रीन पे बेटा मैं आप शो करने लगा हूँ स्लाइड नंबर 1, दैट इज आपके पास है बेटा फेज क्या चीज़ है। अभी हमने लास्ट टाइम अभी थोड़ी देर पहले बात की थी बेटा, फेज इज द सॉलिड लिक्विड और गैसियस स्टेट्स को हम क्या कहते हैं? फेज कहते हैं, ठीक है बच्चे। तो हमारे पास जो यूनिफॉर्म किसी भी मैटर की अगर हम बात करते हैं तो वो यूनिफॉर्म प्रॉपर्टीज और फिक्स कंपोजिशन अगर रखे तो उसको हम क्या कहेंगे बेटा? दैट इज नाउन एज क्या कहेंगे बच्चे हम को? अच्छा मैं आपको नजर नहीं आ रहा, अच्छा जी चलो मैं जरा यहाँ पे होके पढ़ाता हूँ बेटा। दैट इज नाउन एज क्या है बच्चे? फेज। तो आपने फेज को क्या कहना है बेटा? यूनिफॉर्म कंपोजिशन हो और फिक्स्ड क्या हो बेटा? इसकी प्रॉपर्टीज हो, यूनिफॉर्म प्रॉपर्टीज एंड यूनिफॉर्म कंपोजिशन, दैट इज नाउन एज क्या होगा बेटा? आपके पास किसी भी मैटर की या स्टेट्स हम उसको कहेंगे या फेज कहेंगे। सॉल्यूशन किसे कहेंगे? अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया बेटा, दैट वाज क्या था कि सॉल्यूशन इज द होमोजेनस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस या टू और मोर डिफरेंट मॉलिक्यूलर और आयनिक सब्सटेंसेस इन इज कॉल्ड सॉल्यूशन, ठीक है। मतलब हमने यहाँ पे सब्सटेंस कहा गया, यहाँ पे आयनिक भी हो सकता है बेटा, आपके पास कोई मॉलिक्यूलर भी हो सकते हैं। कंपोनेंट्स की बात करें तो ऑब्वियसली हमारे पास दो कंपोनेंट्स है, एक कंपोनेंट का नाम है बेटा सल्यूट और एक हमारे पास है सॉल्वेंट, ठीक है। जो सल्यूट है वो हमेशा लेसर क्वांटिटी में होगा और सॉल्वेंट हमेशा लार्जर क्वांटिटी में होगा। ये तो आप सबको बेसिक कॉन्सेप्ट याद होना चाहिए, सबको क्लियर होना चाहिए कि बेटा अगर हमारे पास दो कंपोनेंट हो किसी भी सॉल्यूशन के अंदर, तो वो कंपोनेंट जो लेसर क्वांटिटी में है उसको हम सल्यूट कहेंगे और जो लार्जर क्वांटिटी में है उसको हम क्या कहेंगे? सॉल्वेंट कहेंगे, ठीक है बच्चे। अच्छा जी, उन्होंने यहाँ पे इसी की डेफिनेशन दिया हुआ है और इसके बाद एग्जांपल्स की बात की है, कुछ एग्जांपल उन्होंने दिया हुआ है, ठीक है बच्चे, वो आप जरा देख लेना। सोडियम क्लोराइड को डिसॉल्व करना वाटर में, आप सोडियम क्लोराइड हमारे पास सल्यूट है और वाटर, ठीक है बच्चे। नेक्स्ट आपके पास है बेटा कंसंट्रेशन यूनिट्स ऑफ अ सॉल्यूशन। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, पेपर के हवाले से यहाँ से एमसीक्यूज टाइप क्वेश्चन आ सकते हैं बेटा, कि हम किसी भी सॉल्यूशन के अंदर जो परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ द कंपोनेंट्स है वो कैसे फाइंड आउट करेंगे। उसके लिए आपके पास कुछ फॉर्मूला है, कुछ आपके पास टाइप्स है। इसमें एक तो वेट बाय वेट है, मतलब आपके पास सल्यूट और सॉल्वेंट दोनों अगर हम मैस में ले लेते हैं, ग्राम में ले लेते हैं, तो हम उसको परसेंटेज वेट बाय वेट कहेंगे, ठीक है बच्चे। और सेकेंड आपके पास परसेंटेज वॉल्यूम बाय वेट है और परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम है और परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम है। तो ये आपके पास डिफरेंट टाइप्स में आपके पास कंपोजिशन है, परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ द सल्यूट एंड सॉल्वेंट इन अ सॉल्यूशन। तो फाइंड करने का फार्मूला आपके सामने दिया हुआ है, कैसे आप इसको फाइंड करेंगे बच्चे? ये आपके पास दिया हुआ है कि अगर हमारे पास वेट बाय वेट हो तो वेट बाय वेट के लिए क्या होगा बेटा? परसेंटेज वेट बाय वेट के लिए ये हमारे पास वेट ऑफ सल्यूट होगा जो कि डिसॉल्व किया हो पर 100 ग्राम ऑफ द सॉल्यूशन। अब आपके पास न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में वेट है, तो वेट को हम किस में रखेंगे? ग्राम्स में रखेंगे। तो अगर दोनों हमारे पास ग्राम्स में हो तो बेटा याद रखिएगा कि हमारे पास जो परसेंटेज कंपोजिशन होगी दैट इज द परसेंटेज वेट बाय वेट, ठीक है बच्चे। अच्छा जी, इसके बाद नेक्स्ट आपके पास आ जाता है बेटा मोलारिटी।
अब जाहिर बात है ये भी बड़ा फेमस नाम है, आप सबने सुना होगा बेटा मैट्रिक लेवल पे भी और इवन के एफएससी में भी आप लोगों ने रेगुलर क्लासेस में बड़े डिटेल में पढ़ के आए होंगे। मोलैरिटी किसे कहेंगे बेटा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट दैट इज डिसॉल्व इन 1 डेसीमीटर क्यूब ऑफ अ सॉल्वेंट। किसी भी आगे सोल्यूशन, किसी भी 1 डेसीमीटर क्यूब सोल्यूशन के अंदर जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व है दैट इज द मोलैरिटी। फार्मूला आपके पास यहाँ पे अच्छा सॉरी बेटा मैं जरा नेक्स्ट पे नहीं किया। सॉरी, यहाँ पे आपके पास परसेंटेज कंपोजिशन के लिए हमने कुछ वो दिया हुआ है। परसेंटेज कंपोजिशन क्या है इसके हवाले से मैंने अभी आपको बता दिया था। ये आपके पास एक टेबल फॉर्म में एक एमसीक्यूज़ के हवाले से आप इसको यहाँ से प्रिपेयर कर सकते हैं। यहाँ से आप इसको ज़रा देख लेना। अच्छा जी, अच्छा बेटा जी, अब आपको नज़र आ रहा है बेटा? ठीक है जी, ओके। तो हमने बात की थी बेटा, अभी स्लाइड्स मैंने कर दिया बेटा, नेक्स्ट कर दिया है। अच्छा जी, तो इसमें आपके पास एक टेबल दिया हुआ है। इस टेबल के अंदर आपके पास कुछ परसेंटेज कंपोजिशन की मैंने बात की बेटा। एक तो आपके पास परसेंटेज वेट बाय वेट है, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम है, परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम है, और परसेंटेज आपके पास क्या है बेटा? वॉल्यूम बाय वॉल्यूम है। तो आप इसको कैसे फाइंड करेंगे? इसके बाद मोलैरिटी की बात की थी बेटा। मोलैरिटी इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ सोल्यूट दैट इज डिसॉल्व इन पर डेसीमीटर क्यूब ऑफ अ सोल्यूशन। अगर आपके पास 1 डेसीमीटर क्यूब सोल्यूशन है तो उसके अंदर मौजूद नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सोल्यूट को हम क्या करेंगे? मोलैरिटी करेंगे। ठीक है बच्चे, इसको हम कैपिटल एम से डिनोट करते हैं। और इसके अंदर हमारे पास एग्जाम्पल के तौर पे मैंने एक वो भी दिया हुआ है, वो मैं ज़रा आपको यहाँ पर शो करता हूँ बेटा। ज़रा एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको एक स्लाइड दिया हुआ है। ये एग्जाम्पल ज़रा देखिए आपके पास। ठीक है, एग्जाम्पल हमारे पास है बेटा 0.1 मोलर सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन एंड 0.02 मोलर पोटाशियम पर मैग्नेट सोल्यूशन। मतलब आप किसी भी सोल्यूशन को मोलैरिटी में कब लिखेंगे बेटा? जब आपका सोल्यूट आपके पास किसमें बेटा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट हो। अगर 1 डेसीमीटर क्यूब, 1 डेसीमीटर मीन्स 1000 सेंटीमीटर क्यूब आपके पास सोल्यूशन हो, उसके अंदर जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट होगा दैट इज द मोलैरिटी। ठीक है बच्चे, फार्मूला भी आपके सामने गिवन है। इस फार्मूले को आप लोगों को याद रखना बेटा। आप लोगों ने देखिए यहाँ पे दिया हुआ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ अ सोल्यूशन इन डेसीमीटर क्यूब। आप इसको एक और तरीके से भी लिख सकते हैं। नंबर ऑफ मोल्स किसके बराबर है ये तो आपको पता है ना बेटा। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले कहा कि यहाँ देखिए जरा बोर्ड पे सारे, मोलैरिटी किसे कहते हैं? मोलैरिटी कैपिटल एम इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय डेसीमीटर क्यूब ऑफ सोल्यूशन। ऐसे ही था ना बेटा। अब इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं, नंबर ऑफ मोल किसके बराबर है? मैस डिवाइडेड बाय मोलर मैस। तो आप सिंपल इसको इस n के जगह पे पुट करेंगे तो आप इसको एक और फॉर्मूले से भी रिप्रेजेंट करेंगे बेटा, दैट इज 1 बाय वॉल्यूम ऑफ अ सॉल्यूशन इन डेसीमीटर क्यूब। इसके बाद आपके पास एक मोलैरिटी का जो है टर्म भी इस्तेमाल किया गया। मोलैरिटी भी ज़ाहिर पता है ये भी आपके पास कंसंट्रेशन का यूनिट है। एक तो परसेंटेज कंपोजिशन आ गया कंपोजिशन के लिए, और एक आपके पास मोलैरिटी आ गया बेटा, और एक आपके पास है मोलैलिटी। मोलैलिटी में डिफरेंट यहाँ पे ये है कि अगर आपके पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ सोल्यूट डिसॉल्व हो इन 1 kg ऑफ अ सॉल्वेंट, अगर 1 kg सॉल्वेंट के अंदर नंबर ऑफ मोल्स डिसॉल्व हो तो उसे हम क्या कहते हैं बेटा? दैट इज द मोलैलिटी। उसको हम कहेंगे मोलैलिटी। ठीक है बच्चे, तो यहाँ पे आपके पास जो सैम्बल है वो स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। एग्जाम्पल भी यहाँ पे दिया हुआ है, फार्मूला आपके पास ये है। तो मोलैलिटी निकालने आ जाए, आपको मोलैरिटी निकालना आ जाए बेटा, तो आपने ये बात याद रखनी है। ठीक है बच्चे, इनसे रिलेटेड एमसीक्यूज मैं आपको अपलोड कर दूंगा। आप उन एमसीक्यूज को इन्हीं फार्मूलाज को यूटिलाइज करते हैं उनको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है बच्चे, अच्छा जी, अच्छा इसके अलावा एक और बात भी याद रखिएगा बेटा कि अगर आपको मोलैरिटी गिवन हो, मोलैरिटी किसी भी सोल्यूट का आपको गिवन हो, ठीक है बच्चे, और आपसे कहे कि भाई आप नंबर ऑफ मोल्स निकालें, तो आप निकाल सकोगे ना बच्चे? ठीक है, मोलैरिटी गिवन है और आपके पास वॉल्यूम गिवन हो तो आप सिंपल नंबर ऑफ मोल्स फाइंड कर सकते हैं। ठीक है बच्चे, या आपके पास मैथ्स दिया हुआ हो, ठीक है, मैथ्स दिया हो, आप मोल्स निकाल सकते हैं इन मोलैरिटी से भी, या आपस में कन्वर्ट भी हो सकता है। आप इन फार्मूला को रीअरेंज भी कर सकते हैं। अच्छा जी, इसके बाद है आपके पास नेक्स्ट, दैट इज द
यहाँ पे आपके पास हो गया। नेक्स्ट आपके पास स्लाइड आएगा बेटा, दैट इज मोल फ्रैक्शन। जी, अब ये एक और कंसंट्रेशन के लिए यूनिट हम इस्तेमाल करते हैं बेटा मोल फ्रैक्शन के नाम से। मोल फ्रैक्शन का जो यूनिट है वो हम तब इस्तेमाल करेंगे जब आपका सॉल्यूशन के अंदर 2 से ज़्यादा कंपोनेंट्स हो। जब किसी भी सॉल्यूशन के अंदर 2 से ज़्यादा कंपोनेंट हो बेटा, तब हम मोल फ्रैक्शन के टर्म इस्तेमाल करते हैं। मोल फ्रैक्शन बेसिकली हम कैसे फाइंड करते हैं बेटा? फॉर एग्जांपल यहाँ पे ज़रा बोर्ड पे देखिए, ज़रा मैं आपको बोर्ड पे यहाँ पे एक दफ़ा वैसे यहाँ पे समझा देता हूँ, उसके बाद आपको स्लाइड से समझाऊंगा। ठीक है बच्चे, यहाँ देखिए मोल फ्रैक्शन किसके बराबर है बेटा? मोल फ्रैक्शन को हम एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। एक्स किसके बराबर होगा? फॉर एग्जांपल मेरे पास ए, बी और सी एक 3 कंपोनेंट्स है किसी सॉल्यूशन के अंदर। तो मोल फ्रैक्शन अब अगर मैं ए फाइंड करूं तो ये किसके बराबर होगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है बेटा, प्लस बी प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सी। तो मतलब आप उसी कंपोनेंट का जो नंबर ऑफ मोल्स है उसको टोटल नंबर ऑफ मोल्स पे डिवाइड करेंगे तो आप सिंपल क्या फाइंड आउट करेंगे बेटा? मोल फ्रैक्शन फाइंड आउट करेंगे। ठीक है बच्चे, यहाँ पे एक बात याद रखिएगा कि जो मोल फ्रैक्शन है इसके लिए हमारे पास फार्मूला देखिए, यहाँ पे ए बी सी उन्होंने 3 यहाँ पे दिया हुआ है और रिप्रेजेंटेशन एक्स से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है बच्चे, और इसके बाद यहाँ पे एक टेबल दिया हुआ नॉर्मेलिटी, ये भी आपके पास एक कंसंट्रेशन का यूनिट है लेकिन आपके सिलेबस में नहीं, ये आप जब बीएससी लेवल में जाएंगे तब पढ़ेंगे। नॉर्मेलिटी के लिए भी उन्होंने एक वो दिया हुआ है, दैट इज द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ द सोल्यूट डिसॉल्व पर डेसीमीटर क्यूब ऑफ अ सॉल्यूशन। मतलब किसी भी सॉल्यूशन के अंदर जो ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट, ग्राम इक्विवेलेंट से बनाती है कि आपके पास 1 मोल सोल्यूट हो, ठीक है, दैट इज डिसॉल्व इन द 1000 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ अ सॉल्यूशन। उसको हम नॉर्मल सॉल्यूशन कहते हैं। कैपिटल एन से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। एमसीक्यूज के हवाले से याद रखिएगा बेटा कि यहाँ पे साथ दिया हुआ है कि सम ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स मस्ट बी इक्वल टू यूनिटी। अगर आप नंबर ऑफ मोल फ्रैक्शंस को तमाम कंपोनेंट्स के आपस में प्लस करेंगे तो वो 1 के बराबर आएगा। ठीक है बच्चे, और याद रखिएगा अगर हम एक कंपोनेंट की बात करते हैं तो वो 1 से लेस होगा, 1 से ज्यादा नहीं हो सकता। ठीक है बच्चे, इसके बाद आपके पास है पार्ट पर मिलियन। पार्ट पर मिलियन ऑब्वियसली बेटा ये आप तब इस्तेमाल करेंगे जब आपका जो सॉल्यूशन है वो हाईली डाइल्यूटेड हो, ज्यादा डाइल्यूट हो तब आप इस्तेमाल करेंगे। डेफिनेशन हमारे पास यहाँ पे दिया हुआ है, ये क्या है? द नंबर ऑफ पार्ट्स मतलब वेट और वॉल्यूम। पार्ट हमारे पास वेट भी हो सकता है, वॉल्यूम भी हो सकता है, ऑफ अ सॉल्यूशन पर मिलियन पार्ट। देखें ना, आपके पास एक इंतहाई डाइल्यूट 1 मिलियन पार्ट के अंदर जो आपके पास नंबर ऑफ वेट या नंबर ऑफ मास या वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूट होगा, दैट इज नोन एज पार्ट पर मिलियन। 1 मिलियन में हम बात करेंगे। इसके लिए फार्मूला क्या है? फार्मूला दिया हुआ मास ऑफ अ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ अ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100, मल्टीप्लाई 10⁻6। 1 मिलियन में 10 लाख है ना बेटा, तो आप 10⁻6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या निकल आएगा? पार्ट पर मिलियन निकल आएगा। बेटा समझ आ रहे सबको? जी बच्चे, इसमें मसला तो नहीं किसी बच्चे को? जी, अगर है तो मैं इसको रिपीट करता हूँ, अदरवाइज हम आगे चलते हैं बेटा। इसमें आपके पास एक टेबल है एमसीक्यूज के हवाले से बेटा। यहाँ से आगे मैं 2-3 टेबल्स यहाँ पे ऐड किया हुआ है जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। आपने जस्ट इसको रीड आउट करना है। ठीक है बच्चे, यहाँ देखें जरा, आपके पास इसमें 3 मैंने डिफरेंट यूनिट्स को दिया हुआ है, एक पार्ट पर मिलियन, पार्ट पर बिलियन और पार्ट पर ट्रिलियन। इनके लिए आपके पास फार्मूला क्या होगा बेटा? यहाँ पे दिया हुआ है। पार्ट पर मिलियन के लिए हम 10⁻6 से मल्टीप्लाई करेंगे और बिलियन के लिए 8 से मल्टीप्लाई करेंगे और ट्रिलियन के लिए 11 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है बच्चे, लेकिन ज्यादातर पार्ट पर मिलियन में ही क्वेश्चन आता है। जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, फॉर योर नॉलेज, यहाँ पे मैंने ये चीजें भी दे दी है। ठीक है बच्चे, अच्छा जी, इसके बाद नेक्स्ट आपका है बेटा दैट इज, यहाँ पे भी 2 टेबल दिया हुआ है, ये आपने जस्ट रीड आउट करना है बेटा। अगर यहाँ से कोई आपको एमसीक्यूज मिल जाए यहाँ से, ये सारी बातें वही है जो हमने अभी डिस्कस करके आए बेटा, इसमें इतनी ज़्यादा डिटेल नहीं है। ठीक है बेटा, इसमें मोलालिटी, मोल फ्रैक्शन और पार्ट पर मिलियंस को आपस में कंपेयर किया हुआ है। एक तो सैम्पल के हिसाब से दिया हुआ है, एक आपके पास यूनिट्स क्या क्या है बेटा? यहाँ पे याद रखिएगा, मोलालिटी का यूनिट आपके पास मोल पर डेसीमीटर क्यूब है। मोलालिटी का क्या है? मोल पर केजी है। एमसीक्यूज के हवाले से याद रखिएगा, मोल फ्रैक्शन का कोई यूनिट नहीं है। ठीक है बेटा, ये क्योंकि रेशो है। और पार्ट पर मिलियंस का आपके पास क्या है? पीपीएम। इसको हम यहाँ पे देखते हैं। एडवांटेजेस क्या है बेटा? यूजफुल इन स्टाइकियोमेट्रिक मेजरमेंट बाय वॉल्यूम। मोलारिटी को हम स्टाइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन में इस्तेमाल करते हैं। टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। अच्छा, एक बात याद रखिएगा, एमसीक्यूज के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट भी है ये एमसीक्यूज, कि जो मोलालिटी है वो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है, मोल फ्रैक्शन भी टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है। ठीक है बच्चे, टेम्परेचर
और सॉरी मोलैरिटी और मोल फ्रैक्शन दोनों आपके पास टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है, लेकिन जो मोलैरिटी है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट है। ठीक है बच्चे, जिसमें वॉल्यूम इन्वॉल्व ना हो, जिसमें वॉल्यूम हमारे पास इन्वॉल्व ना हो, दैट यूनिट को हम इस्तेमाल करते हैं फॉर टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। ठीक है बच्चे, तो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट में आपके पास ये मोल फ्रैक्शन और क्या है बेटा आपके पास मोलैरिटी है, और टेम्परेचर डिपेंडेंट आपके पास मोलैरिटी है। ये एमसीक्यूज के हवाले से याद रखिएगा। और पार्ट पर मिलियन भी टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है ऑब्वियसली। और डिसएडवांटेजेस क्या है बेटा, टेम्परेचर डिपेंडेंट है, मस्ट नो डेंसिटी टू फाइंड सॉल्वेंट मैस। ठीक है, हमें डेंसिटी पता होना चाहिए सॉल्वेंट का अगर हम फाइंड आउट करना चाहें मैस को। मेजर बाय मैस मस्ट नो, इसमें भी यही है बात मोलैरिटी में जाने के लिए। ठीक है बेटा, बाकी इसमें और कुछ नहीं है। जो एमसीक्यूज के हवाले से इसमें इंपॉर्टेंट है वो ये है कि मोलैरिटी टेम्परेचर डिपेंडेंट है, मोलैरिटी मोल फ्रैक्शन और पार्ट पर मिलियंस आर द टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। ठीक है बच्चे, ये आपने याद रखना। इसके बाद आपके पास अगले जो स्लाइड है उसमें टाइप्स ऑफ द सॉल्यूशन है। 9 टाइप्स के सॉल्यूशन आपके पास गिवन है विद एग्जांपल। इसको आपने जरा पढ़ना है बेटा, क्योंकि यहाँ से एमसीक्यूज आ सकता है कि भाई फॉर एग्जांपल अगर आपके पास आपसे पूछा एक सॉल्यूशन है जिसमें गैस में है, तो आपके पास एग्जांपल में ऑप्शन में दिया होगा, तो आपने एयर को याद रखना है। एयर आपके पास क्या है बेटा, अ सॉल्यूशन ऑफ गैस इन गैस है। इसी तरह बहुत सारे एग्जांपल थे जो आपके सामने शो हो रहा है। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट आपके पास है बेटा दैट इज आपके लिए फिर एमसीक्यूज के हवाले से टाइप ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सब्सटेंस। नंबर ऑफ सब्सटेंस के बुनियाद पे हमारे पास 3 किस्म के सॉल्यूशंस है बेटा। बाइनरी सॉल्यूशंस, अच्छा यहाँ पे है टर्शरी, ये बेसिकली टर्नरी लिखा हुआ है, इसको हम टर्शरी कहते हैं। ठीक है, और टर्नरी भी बाज़ होकर इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ज़्यादातर हम इसको टर्शरी इस्तेमाल करते हैं। बाइनरी, टर्नरी और क्वाटरनरी। ठीक है, दीज आर 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ द सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ सब्सटेंसेस। अगर 2 सब्सटेंस हो किसी सॉल्यूशन के अंदर तो हम बाइनरी कहेंगे। ठीक है, अगर 3 हो तो टर्नरी कहेंगे, अगर आपके पास 4 हो तो क्वाटरनरी कहेंगे। ठीक है बच्चे, एग्जांपल भी यहाँ पे दिया हुआ है, जरा देख लेना इसका। टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ सैचुरेशन। सैचुरेशन की बुनियाद पे आपके पास टाइप कौन कौन से बेटा, अनसैचुरेटेड है, सैचुरेटेड है और सुपर सैचुरेटेड है। इनमें भी आपको डिफरेंस का पता होना चाहिए। ठीक है, और इसके बाद नेक्स्ट आपके पास इसी में आ जाएंगे बेटा, ये सारे जिस तरह आपका बेसिक कॉन्सेप्ट के हवाले से हैं, इसमें इतनी ज़्यादा डिटेल नहीं है, आपको जस्ट इनके कॉन्सेप्ट वैसे भी क्लियर होना चाहिए। टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ मिक्सिबिलिटी, एक जो कंपोनेंट है वो दूसरे में मिक्स कैसे होंगे, मिक्स हो सकता है या नहीं हो सकता है, या सिर्फ और सिर्फ लिक्विड इंटू लिक्विड के लिए है। ठीक है बच्चे, तो मिक्सिबिलिटी के हवाले से अगर हम बात करें तो हमारे पास एक तो है कम्प्लीटली मिक्सिबल, वो तमाम सॉल्यूशन जिसमें 2 कंपोनेंट सल्यूट और सॉल्वेंट दोनों आपस में मुकम्मल मिक्स हो, लाइक अल्कोहल और वाटर आपस में मुकम्मल मिक्स हो जाते हैं। ठीक है, उसको हम कहेंगे कम्प्लीटली मिक्सिबल। एक आपके पास है पार्शियली मिक्सिबल, जिसमें फिनोल और वाटर की बात की है, और एक सॉल्यूशन जिसमें प्रैक्टिकली इमिक्सिबल होगा बेटा। प्रैक्टिकली इमिक्सिबल से मुराद ये है कि जिसमें आप कभी भी उसको आपस में मिक्स नहीं कर सकते। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू से आ रहा है बेटा, दैट इज टेबल के आपके पास एक बॉक्स बना हुआ है। इस बॉक्स के अंदर अगर आप जरा देखें तो कॉन्सुलेट टेम्परेचर की बात की है। कॉन्सुलेट टेम्परेचर क्या होता है बेटा, देखिए अगर हमारे पास पार्शियली मिक्सिबल 2 लिक्विड का एक सॉल्यूशन हो, फॉर एग्जांपल फिनोल और वाटर है आपके पास, तो ये दोनों जब आप इन दोनों को मिक्स करेंगे तो ये आपके पास जिस तरह सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन में 2 लेयर्स बनाते थे, इसी तरह ये भी आपके पास 2 लेयर्स बनाएंगे, फिनोल और वाटर। एक आपके पास जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी वो बॉटम में होंगे, जिसकी डेंसिटी कम है वो ऊपर होंगे। अब यहाँ पे वाटर की डेंसिटी फिनोल से कम है तो वाटर ऊपर होगा, फिनोल नीचे होगा। अगर आप उसको हीट करें, उस मिक्सचर को हीट करें जिसमें वो पार्शियली मिक्सिबल था, लेयर बनाने के बावजूद भी कुछ क्वांटिटी में फिनोल वाटर के अंदर डिजोल्व हो जाएंगे और वाटर फिनोल के अंदर कुछ क्वांटिटी में डिजोल्व हो जाएंगे। ये बेटा आपने याद रखनी है। अगर वाटर फिनोल के अंदर डिजोल्व हो जाए तो वाटर हमारे पास सॉल्यूट है और फिनोल हमारे पास क्या है, सॉल्वेंट है। और अगर फिनोल वाटर के अंदर डिजोल्व है अपर लेयर में, तो उसको हम कहेंगे फिनोल इज अ सॉल्यूट, वाटर इज अ सॉल्वेंट। ठीक है बच्चे, तो ये आपके पास लेसर क्वांटिटी और लार्जर क्वांटिटी की बात हो रही है। अब अगर आप इसे मिक्सचर को हीट करें, हीट करता जाए, एक वक्त आएगा कि एक ऐसा टेम्परेचर आएगा जिस पे ये दोनों लेयर आपस में मर्ज हो जाएंगे और एक होमोजेनस मिक्सचर बना देंगे, एक सॉल्यूशन कंप्लीटली मिक्सअप हो जाएंगे और आपके पास होमोजेनस सॉल्यूशन बनाएंगे। उस टेम्परेचर को कॉन्सुलेट टेम्परेचर कहते हैं। वो टेम्परेचर
जिस पे दो इमिसिबल लिक्विड आपस में होमोजेनाइज्ड हो जाए, मर्ज होके एक होमोजेनस सॉल्यूशन बना दे, दैट टेम्परेचर इज टू बी नोन एज कॉन्सुलेट टेम्परेचर। तो हम क्या कहते हैं? कॉन्सुलेट टेम्परेचर कहते हैं। क्लियर है बेटा सबको? कॉन्सुलेट टेम्परेचर का कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है, आप देखिए कॉन्सुलेट टेम्परेचर वाटर और एनिलीन। वाटर और एनिलीन के लिए जो आपके पास कॉन्सुलेट टेम्परेचर है वो है 167 डिग्री सेल्सियस। अगर आप एनिलीन और वाटर के जो मिक्सचर को अगर हीट करते जाए और 167 तक आप इसको हीट करें तो ये दोनों आपस में एक दूसरे में मर्ज हो जाएंगे, एक होमोजेनस सॉल्यूशन बना देंगे। और 15% वाटर सॉल्यूशन आप इसको कहेंगे, क्योंकि इसके अंदर वाटर के अंदर एनिलीन डिसॉल्व है 15%। मेथनॉल और साइक्लोहेक्सेन का दिया बेटा, ये एमसीक्यूज के हवाले से याद रखिएगा, ठीक है। और डाइल्यूट सॉल्यूशन क्या है और कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन क्या है, ये आपको पता है। डाइल्यूट सॉल्यूशन में आपके पास सॉल्यूट की क्वांटिटी कम होगी और सैचुरेटेड में हमारे पास उसके अंदर ज़्यादा होंगे। फिनोल वाटर सिस्टम, इसके बाद आपके पास दिया हुआ फिनोल वाटर सिस्टम, ये आपके पास बेसिकली पार्शियली मिसिबल लिक्विड है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको कहा था कि फिनोल और वाटर को अगर आप मिक्स करते तो ये पार्शियली मिसिबल है, कंप्लीटली मिक्स नहीं हो सकते। अब इसमें आपके पास यहाँ पे दिया हुआ है कि जो अपर लेयर है वो सैचुरेटेड फिनोल विद वाटर है और जो 5% सॉल्यूशन है ऑफ फिनोल इन वाटर, और फिनोल हमारे पास सॉल्यूट है वाइल वाटर एक्ट एज अ सॉल्वेंट। इसमें वही बात मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको बता देता हूँ बेटा इसमें दैट इज, इसमें आप जरा सारी बातें यहाँ पे लिखी हुई बेटा, बस मैं आपको ओरल बताता हूँ। ये जरा मेरी बात जरा सुने। आपने क्या किया, एक बीकर लिया, उस बीकर के अंदर आपने फिनोल ऐड कर दिया और वाटर ऐड कर दिया, ठीक है बच्चे। और आपने जब फिनोल और वाटर को जब ऐड कर दिया तो वाटर की डेंसिटी फिनोल से कम है, तो वाटर ऊपर लेयर बना देंगे और फिनोल नीचे लेयर बना देंगे, ठीक है बच्चे। अब जो नीचे फिनोल है उसके अंदर वाटर कुछ क्वांटिटी में 5% वाटर उसके अंदर डिसॉल्व हो जाते हैं, बाकी सारे के सारे डिसॉल्व नहीं होते। इसीलिए तो हमने इसको कहा कि पार्शियली मिसिबल है, पार्शियल से मुराद इनकम्प्लीट। और इसी तरह वाटर, जो अपर लेयर वाटर है उसके अंदर कुछ क्वांटिटी में फिनोल उसके अंदर डिसॉल्व है, दैट इज 30%। तो आपके पास ऊपर भी सॉल्यूशन बना है, नीचे भी सॉल्यूशन बना है, बेशक कंसंट्रेशन कम है लेकिन सॉल्यूशन तो बना है ना बेटा। अब आप अगर इसको हीट अप करें और आप टेम्परेचर कहां तक लेके जाए बेटा, अबाउट 65.9 यहां पे दिया हुआ है। अगर आप 65.9 तक अगर आप उसको हीट करें तो दोनों सॉल्यूशन आपस में मिक्स हो जाएंगे और एक होमोजेनस मिक्सचर बना देंगे जिसके अंदर 34% फिनोल होगा और 66% वाटर होगा। ये एमसीक्यूज के हवाले से याद रखिएगा। इसी को हम कॉन्सुलेट टेम्परेचर कहते हैं। इसके बाद आपके पास आइडियल सॉल्यूशन और नॉन आइडियल सॉल्यूशन के दरमियान एक डिफरेंस दिया हुआ है, ये आपको वैसे भी याद होना चाहिए, मैं वैसे आपको ओरल बता देता हूँ बेटा, याद रखिएगा। आइडियल सॉल्यूशन क्या है बेटा, आइडियल सॉल्यूशन और नॉन आइडियल सॉल्यूशन में डिफरेंस यहाँ पे ये है। पहली बात तो ये है कि हमें पता है कि जो सॉल्यूट के कंपोनेंट्स है, पार्टिकल्स हैं, उनकी आपस में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती है और सॉल्वेंट की अपनी होती है। अगर आप सॉल्यूट को सॉल्वेंट के अंदर ऐड कर दे और उनकी फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जब वो प्योर फॉर्म में था, अगर सॉल्यूशन बनाने के बाद भी रहे तो आइडियल है, सॉल्यूशन बनाने के बाद ना रहे तो नॉन आइडियल है। इसी तरह अगर आप देखते हैं, अगर आप किसी सॉल्यूट को सॉल्वेंट के अंदर ऐड कर दे और उस सॉल्यूशन की जो एंथैल्पी चेंज है, डेल्टा एच है, वो 0 के बराबर आ जाए तो आइडियल है, 0 के बराबर ना आए, प्लस हो या माइनस हो तो नॉन आइडियल है। राउट्स लॉ को ओबे करे तो आइडियल है, राउट्स लॉ को ओबे ना करे तो नॉन आइडियल है। ये सारे आपके पास टेबल में दिया हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट आपके पास इसी से रिलेटेड आ गया बेटा, दैट इज राउट्स लॉ। अब राउट्स लॉ की 3 डेफिनेशन थी बेटा, ये सारे बता आपको जो है इसके सारी लंबी डेरिवेशन करने की जरूरत नहीं है। एमसीक्यूज के लिए यहाँ पे एक टेबल बनाया हुआ है, इस टेबल को आपने याद रखनी है, ठीक है बच्चे। तो मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन आपके पास यहाँ पे दिया हुआ है। जो वेपर प्रेशर होगा किसी भी सॉल्वेंट का सॉल्यूशन के ऊपर, वो किसके बराबर होगा बेटा, प्रोडक्ट ऑफ द वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर सॉल्वेंट मल्टीप्लाई बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट। x1 हमारे पास मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट है, ये आपने डेरिवेशन में किया होगा। x1 इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट सॉल्वेंट, सॉरी x1 इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट और x2 इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्वेंट। इस तरह करते हुए आपने इसकी डेरिवेशन की होगी, ठीक है बच्चे। और सेकंड आपके पास लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर की बात की है। लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर से मुराद क्या है बेटा, जाहिर बात है, देखिए आप किसी सॉल्यूशन के अंदर, लेट्स सपोज आपके पास पहले वाटर है, अगर आप वाटर के अंदर कोई सॉल्यूट ऐड ना करें और उसका वेपर प्रेशर चेक करें तो उसका कुछ वेपर प्रेशर होगा। फॉर एग्जांपल अगर आप इसके अंदर सॉल्यूट ऐड कर देते हैं तो उसका वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसी को राउट्स ने एक्सप्लेन किया हुआ है, राउट्स ने इसी को अपने लॉ के अंदर एक्सप्लेन किया हुआ है कि जो लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है बेसिकली वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा होता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट के ऊपर। और अगले आपके पास उन्होंने दिया हुआ रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, जिसको उन्होंने एक रेशो बना दिया डेल्टा पी बाई
P नॉट ये किसके बराबर होगा, x2 के बराबर होगा। x2 इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्वेंट। बाकी यहाँ पे कंक्लूजन में जो एमसीक्यूज के हवाले से आपने याद रखनी है बेटा कि रिलेटिव लवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर के हवाले से 2-3 बातें हैं। इंडिपेंडेंट है, टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा बेटा। डिपेंडेंट ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूट की कंसंट्रेशन जितनी ज्यादा होती जाएगी, रिलेटिव लवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर उतनी ज्यादा होती जाएगी। कांस्टेंट रहेंगे व्हेन इक्विमोलर प्रोपोर्शन ऑफ डिफरेंट सॉल्यूट्स आर डिसॉल्व इन द सेम मैसेज ऑफ सेम सॉल्वेंट। अगर हम सेम मैसेज का डिफरेंट सॉल्यूट्स ले लेते हैं और उसको अगर हम सेम सॉल्वेंट में ऐड करते हैं तो उनकी जो रिलेटिव लवरिंग है वो हमेशा क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। अब यहाँ पे राउल्ट्स लॉ के हवाले से मजीद दिया हुआ है, अगर हमारे पास दोनों कंपोनेंट जो सोल्यूशन है उसके अंदर दो कंपोनेंट है, फॉर एग्जांपल ए और बी, अगर दोनों वोलेटाइल हो, वोलेटाइल से मुराद क्या है बेटा, जिसका वेपर प्रेशर ज्यादा हो, बॉइलिंग पॉइंट कम हो। अगर दोनों हमारे पास हाईली वोलेटाइल हो तो क्या होगा बेटा, इसके लिए उन्होंने यहाँ पे एक ग्राफ दिया हुआ है। इस ग्राफ को हम डिस्कस करते हैं बच्चे, जरा देखते हैं ग्राफ। ये सारा चीज़ें आप फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री में पढ़ के आए बेटा। यहाँ पे आपके पास एक ग्राफ है, मैथमेटिकल पार्ट पहले देखें। जो टोटल प्रेशर होगा वो किसके बराबर होगा बेटा, दोनों कंपोनेंट्स के वेपर प्रेशर के सम के बराबर होगा, पी ए और पी बी। अच्छा यहाँ पे एक बात मैं बताता चलूँ बेटा, अगर सिर्फ पी नॉट हो, पी नॉट ए हो, एक सोल्यूशन है जिसमें दो कंपोनेंट्स हैं, एक कंपोनेंट हमारे पास ए है और एक कंपोनेंट हमारे पास बी है, ठीक है बच्चे। अगर तो दोनों कंपोनेंट प्योर फॉर्म में हो, यहां पे बात हो रही है लिक्विड इनटू लिक्विड, दोनों कंपोनेंट लिक्विड है, एक सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों लिक्विड है। अगर हमारे पास एक कंपोनेंट जिसको हमने ए कहा और एक कंपोनेंट जिसको हमने बी कहा, अगर हम उसकी वेपर प्रेशर की बात करते हैं तो सॉल्यूशन बनाने से पहले जो प्योर फॉर्म में होगा उसको हम पी नॉट से शो करते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक कंपोनेंट की बात करें तो पी नॉट ए इज द प्योर वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए, और अगर हम बात करते हैं प्योर वेपर प्रेशर ऑफ बी की तो हम उसको कहेंगे पी नॉट बी। अगर हम सॉल्यूशन बनाने के बाद चेक करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ क्या आएगा, पी ए और पी बी आएगा, ठीक है बच्चे, वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए और कंपोनेंट बी। तो यहां पे ग्राफ भी दिया हुआ है। अब इस ग्राफ के अंदर उन्होंने दोनों कंपोनेंट्स के डिफरेंट कंसंट्रेशन के सॉल्यूशंस बनाए हुए। अगर आप देखें एक सॉल्यूशन जिसमें 0% आपके पास ए है और 100% बी है, इसी तरह फिर 90 फिर 10 फिर 80 20 70 30 इस तरह 60 40 करते हुए उन्होंने डिफरेंट कंसंट्रेशन के यूनिट्स बनाए हुए और यहाँ पे उन्होंने ग्राफ ड्रा किया जिस पे आप जरा गौर से देखें तो पी नॉट बी और पी नॉट ए। पी नॉट ए क्या चीज है बेटा, प्योर वेपर प्रेशर ऑफ ए कंपोनेंट है, और जो पी नॉट बी है दैट इज द प्योर वेपर प्रेशर ऑफ बी कंपोनेंट है। अगर आप जरा देखें तो वेपर प्रेशर पी नॉट ए का ज्यादा है, बी का कम है। यहाँ पे रीजन यहाँ पे मैं बताने लगा बेटा कि जो आपके पास यहाँ पे स्लोप सा बना हुआ है ये बेसिकली इसलिए आया हुआ है क्योंकि जो पी नॉट ए है, जो आपके पास प्योर वेपर प्रेशर ऑफ ए कंपोनेंट्स है, वो याद रखिएगा बेटा वो हाईली वोलेटाइल है और जिसकी बॉइलिंग पॉइंट कम है, जबकि जो बी कंपोनेंट है उसका वॉलेटिलिटी कम है, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, मतलब वेपर प्रेशर इसका कम है, इसलिए इसका नीचे आया हुआ है, ठीक है बेटा। तो इस ग्राफ से आप डिफरेंट कंपोजिशन पे वेपर प्रेशर फाइंड आउट कर सकते हैं। इसी जो लाइन के अंदर, इसी कर्व के अंदर जितने भी हमारे पास पार्ट्स है यहाँ से हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि अगर हमारे पास एक सॉल्यूशन में कंपोजिशन कुछ भी हो हम उनके वेपर प्रेशर फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है बच्चे। तो यहाँ पे इसी ग्राफ का यही मतलब है, आप इसको जरा एक दफा देख लेना, ठीक है बच्चे। नेक्स्ट ग्राफ है बेटा आपके पास, दैट इज वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन। इसके अंदर आपके पास आइडियल सॉल्यूशन क्या है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या है, अभी हमने बात की बेटा, एग्जांपल भी यहाँ पे दिया हुआ है, एग्जांपल आइडियल सॉल्यूशन के भी एग्जांपल दिया हुआ है, नॉन आइडियल का भी दिया हुआ है, ठीक है बेटा। आइडियल सॉल्यूशन हमें अभी मैंने थोड़ी देर पहले बता दिया, राउल्ट्स लॉ को ओबे करें, जिसमें बेंजीन और टॉलिन का उन्होंने एग्जाम्पल दिया हुआ है, बेंजीन ईथर का दिया हुआ है और क्लोरोबेंजीन का ब्रोमोबेंजीन के साथ, ये सारे एग्जाम्पल है। जियोट्रॉपिक मिक्सचर क्या चीज़ है बेटा, वो मिक्सचर है जो आपके पास डिस्टिल्ड हो ओवर विद द चेंज इन कंपोजिशन, मतलब आप डिस्टिलेशन करें, सेपरेशन करें, अलग करें। फॉर एग्जांपल आपके पास अल्कोहल और वाटर का आपके पास फॉर एग्जांपल एक मिक्सचर है, आप चाहते हैं कि अल्कोहल और वाटर अलग हो जाए तो आप उसको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के जरिए आप उन दोनों को सेपरेट कर देते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ बॉइलिंग पॉइंट आप उसको हीट करके अलग कर देते हैं। तो यहाँ पे अगर जियोट्रॉपिक मिक्सचर ये है बेटा कि जो कंपोजिशन के चेंज के हिसाब से वो क्या हो जाए, डिस्टिल्ड हो जाए, वो उसकी कंपोजिशन चेंज हो जाए, सेपरेट हो जाए, उसको हम क्या कहेंगे, जियोट्रॉपिक। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के हवाले से उन्होंने यहाँ पे दिया हुआ है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इज द प्रोसेस इन विच वी कैन सेपरेट द कंपोनेंट ऑफ अ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट। किसी भी बॉइलिंग पॉइंट की बुनियाद पर हम इनके कंपोनेंट्स को
सेपरेट आउट कर सकते हैं। ठीक है बच्चे, इसका भी आपके पास उन्होंने एक ग्राफ दिया हुआ है फॉर योर सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग। यहाँ पे आपके पास बेसिकली टेम्परेचर का किसके साथ दिया हुआ बेटा, कंपोजिशन के साथ दिया हुआ है। जाहिर बात है बेटा आपके पास कंपोजिशन जो चेंज होते जाएंगे आपके पास उसका बॉइलिंग पॉइंट भी चेंज होता जाएगा। यहाँ पे उन्होंने एग्जांपल दिया हुआ है जी पॉइंट्स पे उन्होंने चेक किया हुआ है। यहाँ पे 2 कप आपके पास आ रहे हैं, एक कप आपके पास लिक्विड का है, प्योर लिक्विड का है बेटा, और एक कप आपके पास प्योर वेपर का है। ठीक है, प्योर जो लिक्विड है वो उस इससे नीचे जो आपके पास कप है उसमें आपके पास जितने भी प्रेशर होगा वो लिक्विड का होगा बेटा, और जो आपके पास ऊपर जो आपके पास आ रहा है पोर्शन दैट इज द वेपर्स के लिए होगा। तो यहाँ पे इसमें भी सेम कंपोजिशन है, टेम्परेचर डिफरेंट टेम्परेचर पे उन्होंने उनकी कंपोजिशन डिफरेंट कंपोजिशन के हिसाब से बॉइलिंग पॉइंट चेक किया हुआ है। तो यहाँ पे भी आपके पास जो हाईली वोलेटाइल है और जो लो वोलेटाइल है, जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा और जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम है, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे ग्राफ ड्रा किया हुआ है। इन सिंपल वर्डिंग आप ये बात याद रखिएगा, जिस सल्यूट और सॉल्वेंट में से याद रखिएगा जो हाईली वोलेटाइल है उसका हमेशा वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा, बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, और जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है उसका हमेशा वेपर प्रेशर कम होगा और वोलेटिलिटी भी कम होगी। ठीक है बच्चे, तो ये बात आपने याद रखनी है। नॉन आइडियल सोल्यूशन के अंदर आपके पास कुछ पॉइंट्स आ जाते हैं बेटा, उसको ज़रा देख लेना। नॉन आइडियल सोल्यूशन में क्या है बेटा, वो जो सोल्यूशन जिसमें आपके पास राउट्स लॉ वो ओबे ना करे। ठीक है बच्चे, They shows deviation from the Raoult's law due to difference in the molecular structure, size, shape and intermolecular forces। ठीक है, इसमें हमारे पास एजियोट्रॉपिक मिक्सचर है। ठीक है बेटा, ये आपके पास बॉयल होते हैं एट कांस्टेंट टेम्परेचर। जाहिर बात है जो रियल सोल्यूशन है, आइडियल नहीं है, रियल सोल्यूशन है, वो एक कांस्टेंट पे क्या करेगा बेटा, बॉयल। इसके टाइप्स जो 2 दिया हुआ है, एक आपके पास है पॉजिटिव डेविएशन और एक आपके पास है नेगेटिव डेविएशन। इसको हम ज़रा इस स्लाइड में डिस्कस करते हैं बेटा। अब आप ज़रा देखिए, आपके पास एक टेबल आया हुआ है एक पॉजिटिव डेविएशन के लिए और एक नेगेटिव। यहाँ पे ग्राफ अगर आपको क्लियर ना हो तो सिंपल आप एक बात याद रखिएगा, मैं यहाँ पे आपको सिंपल ग्राफ टाइप आपको समझा देता हूँ। यहाँ देखें ज़रा बच्चे, ये आपके पास फॉर एग्जांपल ये देखें, ये आपके पास एक्स एक्सिस है और एक आपके पास वाई एक्सिस है। यहाँ पे आपने कंपोनेंट्स को बनाया था, लेट सपोज। ठीक है, यहाँ पे आपके पास क्या है बेटा, वेपर प्रेशर है, यहाँ पे भी वेपर प्रेशर है, और यहाँ पे आपके पास क्या था बेटा, वेपर प्रेशर के साथ कंपोजिशन, डिफरेंट कंपोजिशन की हमने बात की थी, ए और बी की। ठीक है बच्चे, अब इसमें आपने जो बात याद रखनी है वो ये है कि आपके पास फॉर एग्जांपल ये कंपोनेंट किसके लिए है बेटा, कंपोनेंट फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कंपोनेंट पी नॉट ए के लिए है और ये फॉर एग्जांपल पी नॉट बी के लिए। तो हमने डिस्कस किया था बेटा जो हमारे पास कब आती है वो ये आती है, इसके इस एरिया के अंदर जितने भी है इसी एरिया से बाहर नहीं जा सकता। जो आपके पास इन सॉल्यूशंस का जो वेपर प्रेशर होगा वो इसी कंपोनेंट के अंदर ही रहेगा। अगर आप बात करते हैं पॉजिटिव डेविएशन की, आउट ऑफ फ्रेम जा रहा है बेटा, चलिए ठीक है, मैं जरा आपको यहाँ पे वैसे बता देता हूँ। जो पी नॉट बी है, यहाँ पे पी नॉट बी है, उसी साइड पे पी नॉट ए है। यहाँ पे करूँ बेटा, अच्छा जी, अच्छा मैं इसको दोबारा करता हूँ बेटा। यहाँ पे देखिए, मैं जरा चलो आपको यहाँ पे समझा देता हूँ। ये देखिए जरा, अब आपको नजर आ रहा है बेटा, ठीक है। ये आपके पास मैं छोटा सा बना लेता हूँ बेटा जरा। ये देखिए, ये आपके पास एक एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के लिए हमने यहाँ पे ड्रा किया है बेटा। यहाँ पे हमने रखा है कंपोजिशन। कंपोजिशन से मुराद क्या है बेटा, हमने ए और बी के डिफरेंट कंसंट्रेशन के हिसाब से सॉल्यूशन बनाया हुआ है। यहाँ पे हम रखते हैं फॉर एग्जांपल पी नॉट ए, जो ए कंपोनेंट का जो प्योर वेपर प्रेशर है वो ये है, और पी नॉट बी के लिए हम यहाँ पे रखते हैं पी कंपोनेंट, यहाँ पे जो वेपर प्रेशर होगा उसका ये होगा। अगर आपको पता है नॉर्मल अगर हम बात करते हैं तो ये आपके पास इस तरह के लाइन देंगे, और इस एरिया के अंदर जितने भी ये जो एरिया है उसमें बेसिकली हमारे पास ए और बी के जो कंपोजिशन है उसी के हिसाब से क्या होगा बेटा, वेपर प्रेशर होगा उस सॉल्यूशन का। अब बात आती है पॉजिटिव डेविएशन की। तो पॉजिटिव डेविएशन में क्या होगा कि वो इस लाइन को फॉलो नहीं करेगा, बल्कि इससे थोड़ा सा ऊपर चला जाएगा, इस तरह चला जाएगा। और जो नेगेटिव डेविएशन है वो क्या करेगा बेटा, वो नीचे चला जाएगा, जो आपके पास एक्चुअल जो लाइन थी उससे नीचे चला जाएगा। इसकी रीजन मैं आपको बताने लगा, आपके टेबल के अंदर गिवन है। देखिए जरा बोर्ड पे, पॉजिटिव डेविएशन आपके पास क्या है बेटा, जिसमें बेसिक जो रीजन है वो ये है कि व्हेन द वेपर प्रेशर इज ग्रेटर देन दैट ऑफ प्रेडिक्टेड बाय राउट्स लॉ, जो राउट्स लॉ ने बताया था उससे ज्यादा अगर वेपर प्रेशर आ जाए इस वजह से होगा। और इसके रीजन यहाँ पे उन्होंने दिया हुआ है, वो किस वजह से बेटा, सल्यूट और सल्यूट। देखिए
मैंने पहले भी कहा था कि जो आइडियल सोल्यूशन है उसके अंदर जो सल्यूट के आपस के जो सल्यूट के जो कंपोनेंट्स हैं उनके आपस में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो सोल्यूशन बनाने के बाद सेम रहती है आइडियल में, लेकिन नॉन आइडियल में तो ऐसा नहीं होगा ना बेटा। तो यही बात वो बता रहे हैं कि जो सल्यूट इंटरेक्शन और सॉल्वेंट इंटरेक्शन के अलावा भी सल्यूट और सॉल्वेंट के भी इंटरेक्शन शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से वेपर पास कम हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे इसमें आपके पास इंटरेक्शन की वजह से अगर हाँ इसमें आपके पास लो वोलेटाइल की बात हो रही है, लो वोलेटाइल की बात हो रही है, तो यहाँ पे अगर आपके पास सल्यूट और सॉल्वेंट की जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाए तो जाहिर बात है वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो हमने लास्ट टाइम भी बात की थी, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कम हो जाए तो वेपर प्रेशर क्या होगा, ज्यादा होगा। तो इसलिए पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहा है, और नेगेटिव में आपके पास इसका अपोजिट है। ठीक है बच्चे, उसके अंदर आपके पास इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस इंक्रीज हो रहा है, एज अ रिजल्ट नेगेटिव डेविएशन शो करेगी। एग्जांपल आपने याद रखनी है, एमसीक्यूज के हवाले से नीचे दिया हुआ है। एथेनॉल और वाटर के लिए जो आपके पास टेम्परेचर है बेटा, दैट इज ये कितने पे बॉयल करेगा बेटा, 78.1 डिग्री सेल्सियस पे। और इस टेम्परेचर पे जो आपके पास सोल्यूशन होगा उसमें 4.5% वाटर होगा और 95.5% अल्कोहल होगा। इसी तरह हमारे पास नेगेटिव डेविएशन के लिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड सोल्यूशन दिया हुआ वाटर के अंदर, इसमें आपके पास 110 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, जिस पे ये नेगेटिव डेविएशन इसकी जो है बॉइलिंग पॉइंट, इस मिक्सचर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 110 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है बेटा। और इसके अंदर जो सोल्यूशन होगा उसमें 20.24% एसिड होगा, बाकी आपके पास वाटर होगा। मेरा भी लेक्चर भी है ना, बस खत्म हो गया टाइम। अच्छा जी, इसके बाद नेक्स्ट आपके पास है बेटा, दैट इज सॉल्युबिलिटी। ठीक है बेटा, जाहिर बात है किसी भी सल्यूट की वो एबिलिटी है जिसकी वजह से वो किसी भी सॉल्वेंट के अंदर डिजोल्व होते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ सल्यूट डिजोल्व इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, इसको हम क्या कहेंगे, सॉल्युबिलिटी कहेंगे। सैचुरेटेड सॉल्यूशन की उन्होंने यहाँ पे बात की है, कुछ सॉल्युबिलिटी की उन्होंने एग्जांपल भी दिया हुआ है बेटा, एमसीक्यूज के हवाले से याद रखिएगा। ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे सोडियम क्लोराइड की सॉल्युबिलिटी 37.5 ग्राम्स है। ठीक है बच्चे, और सॉल्युबिलिटी ऑफ कॉपर सल्फेट की अगर हम बात करें 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या है बेटा, 14.3 ग्राम है पर 100 ग्राम ऑफ वाटर के अंदर। फैक्टर इफेक्टिव में हमारे पास नेचर ऑफ सल्यूट है, नेचर ऑफ सॉल्वेंट है, प्रेशर है बेटा, टेम्परेचर है। ठीक है बेटा, जल्दी से मैं इसको वाइंड अप करता हूँ। इसके अंदर आपके पास और कुछ नहीं है, जस्ट आपके पास सॉल्युबिलिटी कर्व के हवाले से हमने 2-3 बातें इसमें करनी है। और इसमें आपके पास सॉल्युबिलिटी कर्व के लिए 2 किस्म के कर्व होते हैं बेटा, कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस कर्व। ठीक है, कंटिन्यूअस कर्व में आपके पास यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है सोडियम नाइट्रेट, पोटेशियम क्लोराइड। ठीक है बेटा, कैल्शियम क्लोराइड, पोटेशियम नाइट्रेट। और जाहिर बात इनकी डिफरेंट कर्व इसलिए है क्योंकि इनके नेचर, साइज और जो आपके पास इन केस ऑफ गैस हो तो गैस तो नहीं है यहाँ पे, टेम्परेचर की वजह से डिफरेंट हमारे पास कर्व आई हुई है। और डिसकंटिन्यूअस कर्व में बेसिकली वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन की हम बात करेंगे। सॉरी, वो मैं शो कर देता हूँ। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन की बात करेंगे, इसमें आपके पास दो सॉल्ट्स को उन्होंने दिया हुआ है। अब आप देखिए वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन की वजह से आपके पास क्या होगा बेटा, इनके जो है डिफरेंट कर्व आएंगे। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन लॉस करते जा रहे हैं, साथ साथ उनका लॉस, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन जब लॉस होंगे तो जो कर्व है वो डिसकंटिन्यूअस आएगा। ठीक है बच्चे, इसके बाद आपके पास कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है, वो प्रॉपर्टी जो नंबर ऑफ मोल्स के ऊपर डिपेंड करते हैं, मॉलिक्यूल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के ऊपर डिपेंड करते हैं, नॉट डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द मॉलिक्यूल, दैट इज द कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। 3 यहाँ पे प्रॉपर्टीज दिया हुआ है, आप जरा इसको देख लेना बेटा। एक तो आपके पास लवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट है, फ्रीजिंग ऑफ डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट और ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है बच्चे, तो ये आपके पास जस्ट रेट आउट कर लेना यहाँ से। और इसमें उसके हवाले से जो बात आपने याद रखनी है वो मैं आपको अभी शो कर दूँगा था, तो आपके सामने स्क्रीन पे शो हो जाएगा बेटा। दैट इज आपका जो पिछला स्क्रीन था, सॉरी, इसमें ये था ना, जी अब आपके स्क्रीन पे शो हो गया बेटा। ये टेबल आपने याद रखना है एमसीक्यू के हवाले से, ये इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपके पास कंडीशंस फॉर द स्टडी ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, ये अगर आपने याद रखनी है। ठीक है बेटा, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर के लिए आपको पता है बेटा, वेपर प्रेशर कम कैसे होगा, जब आपके पास कंपोनेंट ऑफ द सल्यूट इंक्रीज हो जाएगा। इसके लिए मैथमेटिकली आपके पास एक छोटी सी डेरिवेशन दिया हुआ है, वो आपने पहले भी किया होगा बेटा।
यहाँ पे साथ दिया हुआ है, उसको ज़रा राउट्स लॉ की मदद से हमने इसकी डेरिवेशन की थी और फाइनल फॉर्म में हमारे पास यहाँ से मोलैरिटी मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट निकालने के लिए हमारे पास जो फार्मूला बनेगा वो क्या है बेटा, M2 इज P नॉट डेल्टा P इंटू V2 W2 M2 डिवाइड बाई W1। यहाँ पे M2 क्या चीज़ है बेटा, मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट है, P नॉट क्या है बेटा, प्योर वेपर प्रेशर है, और डेल्टा P क्या है, चेंज इन वेपर प्रेशर है बेटा, और W2 क्या है बेटा, मास ऑफ द सॉल्वेंट, और M1 हमारे पास क्या है बेटा, मास ऑफ द सॉल्यूट, ठीक है, और W1 इज द मास ऑफ द सॉल्वेंट, और M2 क्या है बेटा, मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट है। इसको हमने फाइंड करने के लिए हमारे पास ये फार्मूला है, इसको आप जरा देख लेना। इसी तरह हमारे पास एबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट और उसके लिए यहाँ पे दिया हुआ एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, इसमें भी जाहिर बात है यहाँ पे इन तमाम के डिस्कशन का मतलब ये है कि अगर आप सॉल्यूट ऐड करते जाए तो सॉल्वेंट जो सॉल्यूशन है उसका वेपर प्रेशर क्या होता जाएगा बेटा, इंक्रीज होता जाएगा। बेसिकली यहाँ पे ये बात हमने की है, ठीक है बच्चे। तो इसके अंदर भी इतनी ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है, इसके अंदर भी आप मोलर मास फाइंड करने के लिए फार्मूला आपके पास दिया हुआ है, और इसके बाद मेजरमेंट ऑफ बॉइलिंग पॉइंट है एलिवेशन और डिप्रेशन के लिए। यहाँ पे आपके पास जो मेन पॉइंट जो आपने डिस्कस करना है वो ये है कि डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट के लिए एक बात याद रखिएगा बेटा, जो फ्रीजिंग पॉइंट है आपने देखा होगा कि जो गाड़ियों के रेडिएटर है उसके अंदर हम इथाइलिन ग्लाइकोल ऐड कर देते हैं। इथाइलिन ग्लाइकोल का काम क्या है बेटा, वो वाटर को बॉइलिंग पॉइंट बढ़ा देते हैं और फ्रीजिंग पॉइंट कम कर देते हैं। मतलब गर्मियों में अगर 50 डिग्री सेल्सियस भी चला जाए टेम्परेचर, 60 भी चला जाए, तो वाटर जो है वो पानी गाड़ियों के रेडिएटर के अंदर जो मौजूद पानी है, वाटर है, वो बॉयल नहीं होगा। और सर्दियों में अगर टेम्परेचर माइनस में भी चला जाए तो वाटर फ्रीज नहीं होगा रेडिएटर के अंदर। तो इथाइलिन ग्लाइकोल एज अ सॉल्वेंट है, सॉल्यूट है, तो सॉल्यूट अगर वाटर के अंदर ऐड करने से उसकी जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है वो चेंज हो गई, मतलब डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट और एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। इसी तरह वहाँ पे उन्होंने एग्जाम्पल दिया हुआ है, ठीक है बेटा। इसके अलावा इसको हम करियोस्कोपिक कांस्टेंट भी कहते हैं, जो फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन है, और एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट को हम एबिलियोस्कोपिक कहते हैं, ठीक है। इसके अंदर और कोई इतनी ज़्यादा डिटेल इसके अंदर हमें करने की ज़रूरत नहीं है। एमसीक्यूज के पॉइंट अभी से बस 2 स्लाइड रह गया बेटा, इसको भी हम जल्दी से वाइंड अप करते हैं, ठीक है। यहाँ पे अब आपके पास एक टेबल दिया हुआ है, इस टेबल में आपने मेजरमेंट ऑफ द फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन के लिए बैकमैन्स मेथड है, रेस्ट कैम्फोर मेथड। तो आपने रेस्ट कैम्फोर तो करना नहीं है, बैकमैन्स मेथड से आपने जस्ट आपने ये बात याद रखनी है बेटा कि फ्रीजिंग ट्यूब होते हैं, इसके अंदर आउटर लार्ज ट्यूब होते हैं, लार्ज जार कंटेनर होते हैं, और फ्रीजिंग मिक्सर हमारे पास होता है। इसी से हमारे पास उन्होंने एक टेबल दिया हुआ है एमसीक्यूज़ के हवाले से, कि इसको आपने अब एमसीक्यूज़ के हवाले से ये टेबल याद रखना है बेटा, जिसमें बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन, जिसमें आपके पास KB एबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट और करियोस्कोपिक कांस्टेंट KF। मेरा लेक्चर शुरू हो बस 2 मिनट बस, ठीक है बच्चे। तो ये आपने एमसीक्यूज के हवाले से याद रखना बेटा, वाटर का दिया हुआ है, बेंजीन का दिया हुआ है, एथेनॉल का दिया हुआ है, ये सारे देख लेना, ठीक है बेटा। इसके बाद आपके पास एनर्जेटिक्स ऑफ सॉल्यूशन है। जाहिर बात है सॉल्यूशन जब आप बनाएंगे तो उसके अंदर जो एंथैल्पी चेंजेस आएगी बेटा, दैट इज द एनर्जेटिक्स ऑफ द सॉल्यूशन। हाइड्रेशन एनर्जी की बात हो रही है बेटा। यहाँ पे जो मेन चीज़ मैं आपको बताने लगा हूँ वो जरा मैं बोर्ड पे बता देता हूँ, इसके बाद मैं इसको यहाँ पे वाइंड अप करूँगा इसके बाद, ठीक है बच्चे। एक बात याद रखिएगा कि जो आपके पास किसी भी जो सॉल्यूट की जो सॉल्युबिलिटी है वो बेसिकली डिपेंड करती है बेटा चार्ज टू साइज रेशियो के ऊपर, चार्ज टू साइज रेशियो के ऊपर। चार्ज ज़्यादा होगा बेटा उसकी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी, और अगर साइज कम हो जाए तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। ये बेटा आपने याद रखनी है। चार्ज यहाँ पे उन्होंने आगे भी दिया हुआ है कि जो हाइड्रेशन, बेसिकली हाइड्रेशन से मुराद क्या है बेटा, आपके पास हाइड्रेशन इज बेसिकली जो इंटरेक्शन है आपके पास सॉल्यूट का और सॉल्वेंट का, इस दौरान जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी या एब्जॉर्ब होगी, दैट इज द हाइड्रेशन एनर्जी। तो यहाँ पे यही बात उन्होंने किया है बेटा, जिसमें वाटर मॉलिक्यूल सराउंड करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं विद द सॉल्यूट आयंस एंड द मॉलिक्यूल इज कॉल्ड हाइड्रेशन। और इस एनर्जी को हम क्या कहेंगे, हाइड्रेशन एनर्जी कहेंगे। और हाइड्रेशन एनर्जी किसके ऊपर डिपेंड करेंगे बेटा, चार्ज टू साइज रेशो। जिसकी जितनी ज़्यादा हाइड्रेशन एनर्जी होगी बेटा उसकी सॉल्युबिलिटी उतनी ज़्यादा होती है, ठीक है बच्चे। इसमें तो कोई मेरा ख्याल कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी को। और इसके बाद सेकंड लास्ट पॉइंट है बेटा, दैट इज़ द कुछ यहाँ पे पॉइंट्स ऐड किया हुआ हाइड्रेशन एनर्जी के हवाले से बेटा, ये ज़रा आप लोग पढ़ लेना, ठीक है। हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ आयंस, इसमें आपके पास आयंस की हाइड्रेशन एनर्जी दिया हुआ डेल्टा H
हाइड्रेशन 1075 किलो जूल पर मोल के लिए, और एक यहाँ पे एक टेबल और दिया हुआ है एमसीक्यूज़ के लिए, इसको आपने जस्ट रेट आउट करना है। ठीक है बच्चे, एमसीक्यूज़ के हवाले से यहाँ पे कुछ मैंने एग्जांपल दिया है जिसमें स्ट्रॉन्ग एसिड का अगर हाई पीके हो, ये तो हमने कल लास्ट टाइम भी बात की थी बेटा, तो यहाँ पे ये सॉल्ट कौन सा न्यूट्रल है, कौन सा एसिडिक है, कौन सा अल्कलाइन है, कौन सा ऑलमोस्ट न्यूट्रल है, तो ये 3-4 एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है। इन एग्जांपल्स को आपने जस्ट रेट आउट, यहाँ पे हो गए बेटा क्लियर। ठीक है बच्चे, अब अगर आप में से किसी बच्चे को इनमें कोई प्रॉब्लम है, किसी टॉपिक में कोई प्रॉब्लम है, तो बेटा आप मुझे मैसेंजर पे मैसेज कर सकते हैं, आई विल रिस्पॉन्स यू। बेटा एक बात याद रखिएगा, मैंने आपको पहले भी कहा, हमने एफएससी की तरह डिटेल में एक एक चीज़ नहीं करना, जस्ट हमने जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स है उनको हमने डिस्कस करना है। जो बेसिक कॉन्सेप्ट थे बेटा उनको हमने डिस्कस करना था, और ये सारे हमने एक दफ़ा गो थ्रू करना है। तो जाहिर बात अगर हम एक एक टॉपिक पे पूरा लेक्चर लगाते रहें तो जाहिर बात, या तो आपकी एफएससी की क्लासेस हो गई, ये तो एंट्रेंस की क्लास नहीं हुई। इसमें आपको जस्ट हमने मेन कंसेप्ट बताना होता है और साथ में आपको एमसीक्यूज़ देना है। टाइम ड्यूरेशन भी कम है, इसीलिए हम इसको आप स्लाइड बेस बना के जल्दी से सिलेबस ख़त्म करेंगे और आपका एक टेस्ट प्रिपरेशन करेंगे ताकि आपकी पेपर के हवाले से प्रिपरेशन हो जाए। ठीक है बच्चे, तो लेक्चर के हवाले से अपने रिव्यूज़ लाजमी दे दीजिएगा बेटा, और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा बेटा। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़।